Welcome students to my YouTube channels अमित गुप्ता ड्रग फार्माकोलॉजी। आज हम एंटी अल्सर ड्रग्स की बात करेंगे। एंटी अल्सर ड्रग में हम सेकंड पार्ट, मैंने फर्स्ट पार्ट आपको बना चुका हूँ एंटी अल्सर ड्रग्स का। एंटी अल्सर ड्रग्स के फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था एंटी अल्सर ड्रग्स क्या होती हैं, डेफिनेशन ऑफ एंटी अल्सर ड्रग्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अल्सर ड्रग्स एंड मतलब अल्सरेशन क्या है, अल्सरेशन कैसे होता है, एग्रेसिव डिफरेंसिव फैक्टर्स के बारे में हमने बात की थी। और लास्ट में क्लासिफिकेशन और ड्रग जितनी भी होती है वो कैसे एक्ट होती हैं बाय द मैकेनिज्म हमने देखा था। तो आज हम मेन ड्रग्स को आज डिस्कस करेंगे। पहले हम रेनिटिडीन को देखेंगे, रेनिटिडीन के बाद में हम ओमिप्राजोल्स एंड आपके एंटासिड्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, वी आर स्टडिंग फ्रॉम द रेनिटिडीन्स। रेनिटिडीन इज़ द H2 ब्लॉकर ड्रग्स, इट रिड्यूस द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड्स। H2 ब्लॉकर यानी मैं रिसेप्टर की बात करूँगा, H2 मतलब हिस्टामिन। हिस्टामिन का 2 टाइप रिसेप्टर्स, आपने पहले ही बात की थी। हिस्टामिन के 2 टाइप के रिसेप्टर होते हैं, H1 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर, H3 रिसेप्टर्स। और जो H1 रिसेप्टर था मेनली एलर्जिक के लिए रिस्पॉन्सिबल था, और H2 रिसेप्टर मेनली कहा है गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन के लिए या सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और रेनिटिडीन होती है एसिड रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से एसिड सिक्रेशंस ब्लॉक हो जाता है या प्रोड्यूस या सिक्रेशन रुक जाता है। मैकेनिक एक्शन की बात करें, रेनिटिडीन ब्लॉक द एक्शन ऑफ हिस्टामिन्स एट द H2 रिसेप्टर एंड गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड दिस रिजल्ट रिड्यूस द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड इन द स्टमक। रेनिटिडीन क्या करती है, जो हिस्टामिन पे जाके हिस्टामिन की जो एक्शन होते हैं उनको हिस्टामिन को ब्लॉक कर देती है। हिस्टामिन का एक्शन जो H2 रिसेप्टर पे उसको ब्लॉक कर देती है। जब H2 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाता है तो हिस्टामिन का एक्शन H2 रिसेप्टर को कोई पैर नहीं पड़ता है, ये H2 रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं ऑन गैस्ट्रिक म्यूकोसा, और जिसकी वजह से क्या होता है, सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड कम हो जाता है इन द स्टमक। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं, दिस इज द हिस्टामिनोसाइड्स। हिस्टामिन जब रिलीज होगा H2 रिसेप्टर पे जाके हिस्टामिन, ये हिस्टामिनोसाइड्स है, यहाँ से हिस्टामिन रिलीज होगा कहाँ पहुँचता है, H2 रिसेप्टर पहुँचता है। H2 रिसेप्टर एक्टिवेट होने के कारण क्या होता है, एसिड का प्रोडक्शन होने लगता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये रिसेप्टर क्या होते हैं, ब्लॉक हो जाता है विद द हेल्प ऑफ रेनिटिडीन या H2 ब्लॉकर, जिसकी वजह से आगे रिस्पॉन्स सप्रेस हो जाता है, एसिड का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं फार्माकोजेक्शन की। क्या क्या फार्माकोजेक्शन हो सकते हैं इसके। नंबर फर्स्ट पॉइंट, इट इनेबल द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड इन द आल फेज। आल फेज में गैस्ट्रिक सिक्रेशन को कम कर देते हैं। आल फेज का मतलब क्या है, चाहे वो खाना खाने से पहले की बात हो, जैसे हम कोई चीज़ को देखते हैं या खाना खाते हैं उस टाइम गैस्ट्रिक सिक्रेशन हमारा ज़्यादा रिलीज होता है। जब हम भूख हमें लग रही होती है उस टाइम अलग टाइप का एसिड सिक्रेशन रिलीज होता है, अलग लेवल से होता है। तो आल फेज की बात हो रही है, बिफोर द मील एंड आफ्टर द मील एंड ड्यूरिंग द मील्स, ऑल टाइप की फेज़ में ये रेनिटिडीन सिक्रेशन ऑफ एसिड को सप्रेस करता है। इट आल्सो रिड्यूस द सिक्रेशन ऑफ पेप्सिन इन द स्टमक, और जो पेप्सिन का रिलीज होता है स्टमक के अंदर उसको भी ये कम कर देता है। एसिड के साथ साथ पेप्सिन का रिलीज भी स्टमक में कम होगा ड्यू टू द रेनिटिडीन्स। कैसे करते हैं, बेसिकली होता क्या है कि जो रेनिटिडीन है, रेनिटिडीन की वजह से गैस्ट्रिक एसिड रिलीज नहीं होगा, और गैस्ट्रिक एसिड रिलीज नहीं होगा तो पीएच कम नहीं हो पाएगी। जब तक पीएच आपके स्टमक की लेस देन 2 नहीं हो पाती तब तक पेप्सिन का सिक्रेशन नहीं हो सकता। जब लेस देन 2 पीएच ही नहीं पहुंची तो पेप्सिन का सिक्रेशन इनडायरेक्टली रुक जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। नंबर थर्ड पॉइंट, इट आल्सो यूजफुल फॉर गैस्ट्रिक अल्सरेशन ड्यू टू द स्ट्रेस एंड एसिड ड्रग्स। जितनी भी एसिड ड्रग्स होती हैं, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, मैंने बताया था लॉन्ग टाइम तक लिया जाए तो अल्सरेशन कॉज करती हैं। जैसे इसलिए जितनी एसिड ड्रग होती हैं वो आपको आफ्टर मील कही जाती हैं, चाहे वो बुखार की गोली हो, चाहे वो दर्द की गोली हो। एमिप्रोप्रोल है, एस्प्रिन है, पैरासीटामोल है, सभी के लिए कहा जाता है आफ्टर मील नहीं। क्यों, बिफोर मील लेने से अल्सरेशन चांस बढ़ जाते हैं। अगर कोई ये ड्रग ले रहा है ज़्यादा तो कभी कभी अल्सर हो जाता है, और वो अल्सरेशन को चांस को कम करने का काम कौन होता है, यूज है उस अल्सर को हील करने के लिए एंटी रेनिटिडीन आपकी यूजफुल होती है। ठीक है, तो नाउ कम टू द एडीएमई। एडीएमई क्या है, ये ओरली रूट अप से अच्छे से ऑब्जर्व हो जाती है, मेटाबोलाइज लीवर में होती है और एक्सक्रीटेड आउट होती है इन द यूरिन एंड बाइल। एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं, हेडेक, डिजनेस, बाउल अपसेट्स, यानी कि आपके गैस जो जीआईटी का मोशन है वो कम हो जाएगा। ड्राई माउथ, मुंह सूखा हुआ, कॉन्स्टिपेशन में भी प्रोड्यूस हो सकती है। सिमिटेडीन, जो सिमिटेडीन इसी कैटेगरी की ड्रग होती है, उसमें क्या होता है, एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन होते हैं। लेकिन रेनिटिडीन के साथ में ऐसा कोई नहीं है कि उसके एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन नहीं होंगे। एंड्रोजन्स हार्मोन यानी कि मेल हार्मोन्स होते हैं, मेन हार्मोन्स की सिंथेसिस कम हो जाती है विद द हेल्प जब सिमिटेडीन ली जाती है। इसलिए सिमिटेडीन का यूज़ बिल्कुल कम रह गया या कोई करता नहीं है। ड्रग जो आपके अवेलेबल है रेनिटिडीन है, रेनिटिडीन जैसे कि आप जिनटेक आती है उसमें रेनिटिडीन साल्ट होता है। ठीक है,
तो सेमिटोडिन का एडवर्स इफेक्ट है, इसलिए सेमिटोडिन की जगह रेनिटिडीन का नहीं है, इसलिए रेनिटिडीन को मोस्टली यूज़ किया जाता है ऐसे एंटी H2 ब्लॉकर। ठीक, ना कम टू द इंट्रैक्शन भी कुछ हो सकते हैं। क्या करते हैं, डिनाइबिट द मेटाबॉलिज्म ऑफ मेनी ड्रग्स, बहुत सारे ड्रग होते हैं कि मेटाबॉलिज्म रेट को कम कर देते हैं, जैसे थियोफैलिन है, फिनोटाइन है, कार्बामेजापिन है, फिनोबार्बिटोन है, सल्फान्यूरिया है, मेट्रोनिडाजोल एंड वारफरिन है। कंट्राइंडिकेशन की बात करें, इट इज अवॉइड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कंडीशन नहीं देना चाहिए, मिल्क फीडिंग मदर को नहीं दे, साथ में रीनल और हेपेटिक पेशेंट है उसको भी हम ये अवॉइड करते हैं। यूज़ की बात करें, इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ फॉलोइंग कंडीशन। कौन सी कंडीशन, ड्यूडेनियम अल्सर, जो ड्यूडेनियम पार्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनियम, इलियम, इशियम। जो ड्यूडेनियम पार्ट है स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट लिंक टू द डायरेक्टली टू द स्टमक, जो स्टमक से डायरेक्टली लिंक होता है, स्टार्टिंग पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनियम, वहाँ पर अल्सर है तो उसको हम रेनिटिडीन को यूज़ कर सकते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर में भी इसको यूज़ करते हैं। स्ट्रेस अल्सर है, गैस्ट्राइटिस में भी क्या गैस्ट्रिक जो हमारा स्टमक है उसमें म्यूकोजा में इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। जोलेंगे-लीन सिंड्रोम्स में क्या होता है कि जो आपकी पेंक्रियाटिक सेल्स हैं, पेंक्रियाटिक सेल्स में का ट्यूमर बन जाता है, उस कंडीशन में ज़्यादा अमाउंट में एसिड रिलीज हो रहा होता है जोलेंगे-लीन सिंड्रोम में, उसमें भी यूज़ करते हैं। और लास्ट इज द गैस्ट्रोइसोफेजिक रिफ्लक्स डिसीज GERD, इसमें क्या होता है कि गैस्ट्रिक कंटेंट होता है आपका रिवर्स मूवमेंट होकर माउथ में जाता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेजिक रिफ्लक्स डिसीज़, जिसमें भी हम एंटासिड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नाउ टर्म कम टू द ओमिप्राजोल। ओमिप्राजोल को हम PPI के नाम सुना होगा, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। जितने भी ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं उसका आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ है, जैसे ओमिप्राजोल है, पेंटाप्राजोल है, लेसिनप्राजोल है, बहुत ज़्यादा यूज़ है। अब इसको देखते हैं, मेनली इसमें देखते हैं ओमिप्राजोल के लिए। इट इज ए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। PPI का मतलब क्या होता है, PPI का मतलब P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पंप, I फॉर इनहिबिटर। PPI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग्स हैं। इट इनहिबिट द फाइनल कॉमन स्टेप ऑफ गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन, जो फाइनल स्टेप्स होती है गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन की, गैस्ट्रिक एसिड रिलीज़ की, वो क्या है, ये प्रोटॉन पंप होता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये क्या है, प्रोटॉन पंप है, और ये प्रोटॉन पंप ये लास्ट स्टेप होती है। यही स्टेप जब स्टार्ट होगी तभी एसिड का रिएक्शन होगा, और ये स्टेप जब रुक जाएगी तो एसिड का रिएक्शन रुक जाएगा। अगर ये काम नहीं कर रहा है तो हम इसको बोलते, तो इसको ब्लॉक करने पे क्या होता है, चाहे वो है हर तरफ से जो एसिड रिलीज हो रहा था वो हर तरह से कुल मिला के रुक जाएगा बाय द इनहिबिशन ऑफ द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। क्योंकि प्रोटॉन पंप इज मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड सेक्रेशन एंड एसिड प्रोडक्शंस। ठीक है, अब मैं बात करूँगा यहाँ पर मैकेनिज्म एक्शन की। ओमिप्राजोल इज कन्वर्ट इनटू सल्फिनामाइड कॉन्फ़िगरेशन। पहले क्या होता है, ओमिप्राजोल सल्फिनामाइड कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होता है इन एसिडिक मीडियम में। अब ये सल्फिनामाइड कॉन्फ़िगरेशन होती है कोवेलेंटली बाइंड होती है थायोग्रुप ऑफ पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम ATPase एंजाइम के साथ में। यानी कि प्रोटॉन पंप में जो एंजाइम है हाइड्रोजन पोटेशियम एंजाइम्स, हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase एंजाइम्स, उसके साथ में सल्फोनाइड कॉन्फ़िगरेशन बाइंड हो जाती है, और बाइंड होने के बाद में इसको इनएक्टिवेट कर देती है, जिसके कारण क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड एंड रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक एसिड एकदम रुक जाता है या कम हो जाता है फ्रॉम द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। अगर आपको समझना है तो यहाँ से देख सकते हैं फिगर से। जैसे ये आपका क्या है, ये आपका ATPase पंप है या प्रोटॉन पंप है, जिसे हम हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप भी बोल सकते हैं। इस पे जाकर सल्फोनाइड जो कॉन्फ़िगरेशन बनती है ओमिप्राजोल की, उसमें यह बाइंड हो जाता है। बाइंड होने के बाद में इसे इनएक्टिवेट कर देता है। इनएक्टिव होने की वजह से एसिड का प्रोडक्शन ऑटोमेटिक सप्रेस हो जाता है, यानी रिड्यूस द एसिड सेक्रेशन हो जाता है ड्यू टू द ओमिप्राजोल। अब बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन की। फार्माकोलॉजिकल एक्शन में नंबर फर्स्ट पॉइंट, इट इनहिबिट द सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड इन ऑल फेज। जैसे हमने पहले बात की तो सभी फेज में सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड कम हो जाता है। इट रिड्यूस द सेक्रेशन ऑफ पेप्सिन इन द स्टमक। पहली बात की थी, जब एसिड का जब गैस्ट्रिक यानी स्टमक की एसिडिटी कम हो जाएगी, यानी pH जब बहुत ज़्यादा कम नहीं हो पाती, 2 से कम नहीं हो पाए, तब तक पेप्सिन रिलीज नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर एसिडिटी यानी गैस्ट्रिक एसिड का रिलीज ही कम हो रहा है, तो pH कम नहीं हो पाएगी, जिसके कारण पेप्सिन का रिलीज भी नहीं हो पाएगा, ऑटोमेटिक पेप्सिन का रिलीज भी घट जाएगा, सेक्रेशन ऑफ पेप्सिन कम हो जाता है। इट इनहिबिट द गैस्ट्रिक म्यूकोसा कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम होते हैं, उसको भी ये ब्लॉक कर देते हैं। साथ में क्या करेंगे, इट आल्सो एनहांस द बाइकार्बोनेट सेक्रेशन दैट न्यूट्रलाइज द एसिड कंटेंट इन द स्टमक। और साथ में ही प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के कारण क्या होता है कि जो आपका स्टमक में होता है बाइकार्बोनेट सेक्रेशन बढ़ जाते हैं, और बाइकार्बोनेट क्या करते हैं, एसिड का न्यूट्रलाइजेशन का काम करते हैं। जब उनका लेवल बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक एसिड को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देते हैं। अब बात करते हैं ADME की। All proton pump inhibitors, all PPAs are administered orally in intracoated form to protect from molecular transformation in the gastric acid juice.
तो पहले हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को जितने भी देते हैं वो आपका एंट्री कोडेड टेबलेट होती है जो प्रोटेक्ट करती है गैस्ट्रिक एसिड जूस से मॉलिक्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। बाद में मॉलिक्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है बिफोर मतलब गैस्ट्रिक मतलब बिफोर एक्शन ये मॉलिक्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। एक पर्टिकुलरली पहुंचने के बाद में हायर एसिडिटी के कारण ही मतलब गैस्ट्रिक जूस से ना होकर गैस्ट्रिक एसिड की वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन हो पाता है। इट इज मेटाबोलाइज्ड इन द लिवर एसिड आल्सो द यूरिन। अब एडवर्स इफेक्ट की बात करें, इट प्रोड्यूस नोसिया, लूज स्टूल, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, मसल्स एंड जॉइंट्स पेन में भी लॉन्ग रन थेरेपी। अगर लॉन्ग थेरेपी का यूज़ किया जाए तो ये सभी एडवर्स इफेक्ट में भी हो सकते हैं ड्यू टू द PPI या ओमिप्राजोल। इंट्रैक्शन की बात करते हैं, इट इज़ अवॉइड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड नर्सिंग मदर। प्रेगनेंसी कंडीशन में, नर्सिंग मदर कंडीशन में इसको अवॉइड करते हैं, लेकिन ऐसा कोई अभी ज़्यादा खास देखा नहीं गया एडवर्स इफेक्ट। लेकिन रिकमेंड ये किया जाता है कि ना ही PPI भी अवॉइड कीजिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड नर्सिंग मदर। यूज़ की बात करते हैं तो यूज़ है डुडेनियम अल्सर में बता चुका हूँ, गैस्ट्रिक अल्सर बता चुका हूँ, स्ट्रेस अल्सर एंड गैस्ट्राइटिक्स में भी यूज़ करते हैं, जोलेंगर सिंड्रोम में यूज़ करते हैं, लास्ट इज गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज़, ये सब आपको डिस्कस कर चुके हैं, सभी में ये यूज़ किया जाता है ऐसे ओमिप्राजोल PPI। अब आते हैं लास्ट ड्रग इज़ द एंटासिड्स। एंटासिड जैसे आपने लिखा हुआ है, आपने क्या भी खाया भी हो, गैसोलीन है, गैसोलीन के अलावा आपके पास में डाइजीन आती है, तो डाइजीन है, गैसोलीन है, जो मार्केट में अवेलेबल प्रिपरेशन है वो सभी क्या है एंटासिड्स होते हैं। और उसमें मेनली क्या होते हैं, 2 साल्ट होते हैं, एक एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड्स और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उन दोनों कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है वो आगे मैं बताता हूँ इस एंटासिड को पढ़ाते समय। बेसिकली है क्या एंटासिड? एंटासिड आर द बेसिक सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक एसिड एंड इंक्रीज द pH ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स। एंटासिड क्या होते हैं? वो सभी आपके गैस्ट्रिक एसिड के को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और इसके pH गैस्ट्रिक कंटेंट के pH होते हैं उनको बढ़ा देते हैं। एंटासिड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एंटासिड नॉट अफेक्ट द एसिड सिक्रीशन एंड प्रोडक्शन। ना ही एंटासिड सिक्रीशन को अफेक्ट करते हैं, ना ही प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। ओनली ये क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड के लिए। यानी कि जैसे कि हमने PPI देखा, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देखे थे, राइनटिडीन देखा था, उनका इफेक्ट क्या था कि वो बेसिकली सिक्रेशन प्रोडक्शन ऑफ एसिड को इनहिबिट कर रहे थे। लेकिन एंटासिड का ना सिक्रेशन और प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बस ओनली एंटासिड क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं गैस्ट्रिक एसिड के लिए। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं जो उसमें मेल साल्ट जो यूज़ किया जा रहा है वो है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल्स। मेजॉरिटी जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के मेजॉरिटी कॉम्बिनेशन आजकल यूज़ किया जाते हैं ऐसे एंटासिड। अगर आप गैसोलीन के देखेंगे, डाइजीन के देखेंगे, तो मेजॉरिटी के उसमें देखेंगे तो साल्ट होंगे, दोनों ही होंगे, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी होगा, साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी होगा। क्यों होता है? क्योंकि मैग्नीशियम साल्ट हैविंग लैक्जेटिव प्रॉपर्टी। मैग्नीशियम साल्ट में क्या लैक्जेटिव प्रॉपर्टी, लैक्जेटिव का मतलब क्या है, स्टूल आसानी से बाहर निकल पाता है या गैस्ट्रिक मोशन को हमारे बढ़ा देते हैं। जबकि जो एल्युमिनियम साल्ट है उसमें कॉन्स्टिपेशन नेचर होता है, तो वो कॉन्स्टिपेशन करने का काम करता है। यानी एक गैस्ट्रिक मोटिलिटी को बढ़ा रहा है, दूसरा क्या गैस्ट्रिक मोटिलिटी को कम कर रहा है। अगर हम दोनों को साथ में देते हैं तो कॉम्बिनेशन देने पे क्या हो, एक दूसरे यानी मैग्नीशियम साल्ट लैक्जेटिव जो है और वो क्या कॉन्स्टिपेशन है, तो दोनों ये नेचर क्या है अगेंस्ट में है, तो दोनों एक दूसरे के नेचर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसलिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कॉम्बिनेशन में जल्दी यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कैसे काम करता है मैकेनिकल एक्शन में। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू द एल्युमिनियम क्लोराइड साल्ट बाय द रिएक्शन विद गैस्ट्रिक एसिड HCl। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है वो डायरेक्टली आपका कन्वर्ट होता है एल्युमिनियम क्लोराइड में। वो रिएक्शन होती है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की गैस्ट्रिक एसिड के साथ में, और लास्ट जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका बनता है एल्युमिनियम क्लोराइड, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका गैस्ट्रिक एसिड का pH बढ़ जाता है और गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है। दिस रिजल्ट इंक्रीज द pH ऑफ गैस्ट्रिक एसिड कंटेंट। अगर आप रिएक्शन से देखना चाहें तो ये आपका देखिएगा, ये आपका क्या है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड HCl से रिएक्ट हुआ, प्रोडक्ट क्या बना AlCl3। जो AlCl3 प्रोडक्ट बनने के कारण क्या हुआ, ऑटोमेटिक आपका लास्ट प्रोडक्ट AlCl3 बनता है और एसिड होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो इसलिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ओनली न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक कंटेंट्स, नॉट रिड्यूस द सेक्रेशन ऑफ एसिड्स। ठीक है, नाउ कम टू द फार्माकोलॉजी एक्शंस। क्या क्या इसके फार्माकोलॉजी एक्शन होते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट,
इट न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक एसिड इंक्रीज द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, साथ में गैस्ट्रिक एसिड के मतलब गैस्ट्रिक जो कंटेंट है, स्टमक के अंदर कंटेंट है, उनकी पीएच को ये इंक्रीज करते हैं। इट रिलैक्स द स्मूथ मसल्स एंड रिड्यूस द गैस्ट्रिक मोटिलिटी। स्मूथ मसल्स को ये रिलैक्स करते हैं, जिससे गैस्ट्रिक मोटिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स बाइंड विद फास्फेटाइन के साथ में ये बाइंड हो जाते हैं। तो कभी तो इसके कारण क्या होता है, इंटेस्टाइन से जो एब्जॉर्प्शन है वो फास्फेट का अफेक्टेड हो जाता है। अगर लॉन्ग टाइम में हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लें तो फास्फेट की डिफिशियंसी हो सकती है, मे भी हमें हाइपोफास्फेटमिया हो जाए, यानी ब्लड के अंदर फास्फेट का अमाउंट कम हो जाए। अब बात करता हूँ एडीएमई की। इट इज़ नॉट एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी से एब्जॉर्ब नहीं होता है, मैंने पहले ही बताया था। एंटासिड 2 टाइप के, फर्स्ट इज़ द सिस्टमिक एंड द इज़ द नॉन सिस्टमिक। सिस्टमिक वो थे जो आपके एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुँचते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँचेंगे, वो हैं सिस्टमिक एंटासिड। और वो एंटासिड जो आपके सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन में नहीं पहुँचते हैं, दैट इज़ अ नॉन सिस्टमिक। ठीक है, तो यहाँ पर ये नॉन सिस्टमिक है तो एब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक, और न्यूट्रलाइज करता है गैस्ट्रिक एसिड के लिए और एसिड हो जाता है थ्रू द बाइल। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन और हाइपोफास्फेटिस्मिया, ये भी कॉन्स्टिपेशन इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा इंट्रैक्शन की बात करें, रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन ड्रग बाय इंक्रीज द पीएच ऑफ द स्टमक सच एज एट्रोपिन, डिजॉक्सिन, टेट्रासाइक्लिन, फिनोटाइन, कीटोकोनाजोल एंड H2 ब्लॉकर्स। बहुत सी ड्रग होती हैं, इनके एब्जॉर्प्शन को ये अफेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जो गैस्ट्रिक जो स्टमक है उसकी पीएच बढ़ जाती है, जैसे एट्रोपिन है, डिजॉक्सिन है, टेट्रासाइक्लिन है, फिनोटाइन है, कीटोकोनाजोल है, H2 ब्लॉकर, इनका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम यूज़ की। इसे कहाँ यूज़ किया जाता है, हाइपर एसिडिटी कंडीशन, बहुत ज़्यादा एसिड बन रहा है, उस कंडीशन में क्या है, एसिड को तुरंत न्यूट्रलाइज करना है, उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर में यूज़ करते हैं, डोडेनियम अल्सर में यूज़ करते हैं, पेप्टिक अल्सर में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका यूज़। तो इस तरीके से हमारे पास आज तीनों चीज़ें खत्म हो गई। पहले हमने बात की रेंटिडीन की, दैट इज़ H2 ब्लॉकर। फिर हमने बात किया ओमिप्राजोल की, दैट इज़ द PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। फिर हमने बात की एंटासिड की, इसमें बेसिकली एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स की। ठीक है, वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी काम आ सकता है, किसी की हेल्पफुल हो सकता है, उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।